एक बार की बात है, जैक नाम का एक आदमी था। जैक के पास वो सब कुछ था जिसका उसने कभी सपना देखा था, एक हाई पेइंग नौकरी, एक सुंदर घर और एक प्यारा परिवार। हालांकि अपनी दिखने वाली परफेक्ट जिंदगी के बावजूद जैक ने खालीपन और असंतोष, डिससैटिस्फैक्शन को महसूस किया। एक दिन जैक ने अपने व्यस्त कार्यक्रम, बिजी शेड्यूल से छुट्टी लेने का फैसला किया और एक रिमोट पहाड़ी की यात्रा की। वहां उनकी मुलाकात एक बूढ़े साधु मंक से हुई जो व्यक्तिगत आजादी, फ्रीडम और आध्यात्मिक विकास, स्पिरिचुअल ग्रोथ की जिंदगी जीते थे। साधु के शांतिपूर्ण व्यवहार, बिहेवियर और बुद्धिमान शब्दों से प्रभावित इम्प्रेस होकर जैक ने वहां रहने और उनसे सीखने का फैसला किया। अगले कुछ हफ्तों के दौरान जैक ने सीखा कि व्यक्तिगत आजादी और आध्यात्मिक विकास का मतलब ज्यादा पैसे कमाना या ज्यादा सफलता हासिल करने के बारे में नहीं था। यह बाहरी चीजों से लगाव, अटैचमेंट को दूर करने और ध्यान, मेडिटेशन, आत्म प्रतिबिंब, सेल्फ रिफ्लेक्शन और करुणा कंपैशन के माध्यम से आंतरिक शांति को पाने के बारे में था। जैसे ही जैक ने अपनी रोज की जिंदगी में इन शिक्षणों, टीचिंग्स को प्रैक्टिस करना शुरू किया, उन्होंने अपने पर्सपेक्टिव में गहरा बदलाव देखा। उन्हें अब और ज्यादा के लिए लगातार मेहनत करने और दूसरों से अपनी तुलना, कंपैरिजन करने की जरूरत महसूस नहीं हुई। इसके बजाय उन्होंने जीवन के सरल क्षणों, सिंपल मोमेंट्स में आनंद लिया, जैसे कि सनसेट देखना या अपने परिवार के साथ वक्त बिताना। इसके अलावा उन्होंने महसूस किया कि सच्ची आजादी अंदर से आती है, बाहरी स्थितियों, सिचुएशन से नहीं। कुछ सालों बाद जैक अपनी व्यस्त जिंदगी में लौट आए, लेकिन स्पष्टता, क्लैरिटी और संतोष की एक नई भावना के साथ। उसने सीखी हुई शिक्षणों को अभ्यास करना जारी रखा और उनकी जिंदगी इनर स्टेट का प्रतिबिंब, रिफ्लेक्शन बन गई, जो कि खुशी, प्यार और मीनिंग कनेक्शन से भरी थी। अंत में जैक ने महसूस किया कि सबसे बड़ा उपहार, गिफ्ट जो हम खुद को दे सकते हैं, वो है व्यक्तिगत आजादी और आध्यात्मिक विकास का उपहार। जब हम खुद को अपनी अहंकार, ईगो की सीमाओं से आजाद करते हैं और अपने सच्चे प्रकृति से जुड़ते हैं, तो हम शांति, पूर्ति, फुलफिलमेंट और आनंद के जीवन का अनुभव एक्सपीरियंस कर सकते हैं। अध्याय 1, टोल्टेक क्या है? हजारों साल पहले टोल्टेक को पूरे साउदर्न मेक्सिको में औरतों और पुरुषों के ज्ञान का केंद्र के रूप में जाना जाता था। टोल्टेक संस्कृति कल्चर 10वीं और 12वीं शतक सेंचुरी के बीच पुराने समय के मेक्सिको में विकसित हुआ था। उन्होंने 1000 तरह की अलग अलग आवाजों की अराजकता, एनार्की का बयान करने के लिए टोल्टेक शब्द का इस्तेमाल किया था, जिससे वो सभी एक साथ दिमाग में बात करने की कोशिश करते थे। एंथ्रोपोलॉजिस्ट ने टोल्टेक को एक राष्ट्र या एक जाति के रूप में बताया है, लेकिन एक्चुअल में टोल्टेक वो वैज्ञानिक और कलाकार थे जिन्होंने पुराने समय के लोगों के आध्यात्मिक ज्ञानों और अभ्यासों का पता लगाने और उनको बचाने के लिए एक संस्कृति बनाया था। उन्हें मास्टर कहा गया था। वे एक साथ मेक्सिको शहर के बाहर पिरामिड्स के पुराने शहर टियोटिहुआकन, जिसे उस जगह की तरह जाना जाता है जहां इंसान भगवान बनते हैं, यहाँ छात्रों के रूप में आए थे। टोल्टेक बनने के लिए 3 कौशलों, स्किल्स का होना जरूरी होता है। पहली, अपनी अवेयरनेस यानी कि जागरूकता पर नियंत्रण होना। मतलब आपको अपनी सभी संभावनाओं, पॉसिबिलिटीज के साथ जागरूक होना होता है कि आप वास्तविक में कौन है। दूसरा, बदलाव को काबू, ओवरकम कर पाना। मतलब हमें कैसे बदलना है, कैसे प्रभुत्व, डोमिनेशन से आजाद होना है। तीसरा, इरादे, इंटेंशन पर नियंत्रण रखना। टोल्टेक के परिप्रेक्ष्य, पर्सपेक्टिव से इरादे का मतलब जीवन के उस हिस्से से है जो हमें ऊर्जा देता है। जब हम अपनी सारी ऊर्जा को इस्तेमाल करना सीख जाते हैं तो हम भगवान की ताकत को महसूस कर सकते हैं। इरादा, बिना किसी शर्त के जिंदगी जीना है। इरादे पर नियंत्रण को इसलिए मास्टरी ऑफ लव भी कहा जाता है। 4 समझौते, अग्रीमेंट्स, हमें अपनी जिंदगी में बेहतर और अच्छे बदलाव लाने में मदद करते हैं और टोल्टेक की मास्टरी करने वाले लोग पृथ्वी पर ही स्वर्ग बनाते हैं, जिससे ग्रह, प्लैनेट को स्वर्ग बनाने का सपना आपके खुद के सपने में बदल जाता है और आप बिना किसी डर के उस सपने को पूरा करने की कोशिश करते हैं। आप अपने डर के समझौतों को बदलकर अपनी जिंदगी में बेहतर बदलाव ला सकते हैं। इसके साथ ही आप अपने खुद के दिमाग को अपने तरीके से रिप्रोग्राम कर सकते हैं। अध्याय 2, ग्रह, प्लैनेट का सपना क्या है? हम सभी लोग सपने देखने की क्षमता के साथ पैदा हुए हैं और हमारे सामने रहने वाले इंसान हमें सिखाते हैं कि ग्रह के सपने कैसे देखे जाते हैं। ग्रह के सपने में इतने नियम होते हैं कि जब एक नया इंसान पैदा होता है तो उस बच्चे का ध्यान उन नियमों की तरफ आकर्षित होता है और बच्चा उन्हें अपनाना शुरू कर देता है। समाज हमें ग्रह का सपना देखना सिखाने के लिए हमारे माँ पापा, स्कूल और धर्म का इस्तेमाल करती है, जिसके साथ ही समाज हमें जिंदा रहने के लिए कुछ चीजें सिखाता है, जिसमें से एक ध्यान, मेडिटेशन भी है। ध्यान वह क्षमता होती है जिसमें हमें सिर्फ उस पर ध्यान लगाना होता है जिसे हम देखना चाहते हैं। हम एक साथ लाखों चीजों को देख सकते हैं, लेकिन अपने ध्यान का इस्तेमाल करके हम जो कुछ भी देखना चाहते हैं सिर्फ उसे अपने दिमाग में रख सकते हैं। हमारे आसपास के बड़े बूढ़ों ने हमारा ध्यान आकर्षित किया है और दोहराव, रेपिटेशन के जरिए से हमारे दिमाग में समाज की सारी जानकारी डाली है। इस तरह हमने वो सब कुछ सीखा है जो हम अब जानते हैं और जिसका इस्तेमाल हम अपनी जिंदगी को जीने के लिए करते हैं। ग्रह का सपना हमारा ध्यान आकर्षित करता है और हमें सिखाता है कि हम किस चीज पर भरोसा कर सकते हैं।
आइए इसकी शुरुआत हम उस भाषा से करते हैं जो हम बातचीत के लिए इस्तेमाल करते हैं। भाषा अपनी बात दूसरों को समझाने का एक तरीका है। हर भाषा का हर एक पत्र, लेटर एक समझौता होता है। हम इसे एक किताब में एक पृष्ठ पेज कहते हैं, मतलब शब्दों पृष्ठों का एक समझौता है जिसे हम समझते हैं। एक बार जब हम पृष्ठ पर लिखे शब्दों को समझ लेते हैं तो आप अपना ध्यान उस बात को दूसरों को समझाने के लिए लगा सकते हैं। जब हम बच्चे थे तो हमारे आसपास के लोगों ने हमारी मान्यताएं, बिलीफ सिस्टम बनाई थी, क्योंकि बच्चों के रूप में हमारे पास अपनी मान्यताओं को चुनने का विकल्प नहीं होता है। लेकिन हम उन सभी जानकारी या बातों को मान सकते थे जो हमें बाकी लोगों के जरिए बताई गई थी। जानकारी इकट्ठा करने का अकेला तरीका सहमत होना होता है। ग्रह का सपना आपका ध्यान खींच सकता है, लेकिन अगर आप सहमत नहीं होते हैं तो आप उस जानकारी को नहीं अपनाते हैं जो आपको समाज देती है। जैसे ही हम सहमत होते हैं और उस बात पर भरोसा करने लगते हैं जो आपको समाज बताता है, तो ये आपकी सच्ची मान्यता बन जाती है। इसलिए सही मायने में भरोसा करना बिना किसी शर्त के भरोसा करना होता है। अध्याय 3, इंसानों का डोमेस्टिकेशन में क्या है। भारत में लोग मिटोट को वो माया कहते हैं जिसका मतलब उलझन, कंफ्यूजन होता है। आप अपने और दुनिया के बारे में जो कुछ भी मानते हैं वो सब कुछ आपके दिमाग में मौजूद है, और इसी वजह से हम ये नहीं देख सकते कि हम वास्तव में कौन हैं, और हम ये भी नहीं देख सकते कि हम आजाद नहीं हैं। हम सभी के दिमाग में एक बड़ा मिटोट बहुत सारी अराजकता को पैदा करता है, जो हमें हर चीज को गलत तरीके से देखने और गलत समझने की वजह देता है। हम वही देखते हैं जो हम देखना चाहते हैं, और वही सुनते हैं जो हम सुनना चाहते हैं, और हम चीजों को वैसे नहीं समझते जैसे वो असलियत में होती हैं। उदाहरण के लिए ऐसा समझें कि आपका मन एक कंप्यूटर है और अपनी बात की तुलना कंप्यूटर के उस वायरस से करें जिससे कंप्यूटर को नुकसान होता है, क्योंकि कंप्यूटर और हमारा मन उन गलत जानकारियों को इकट्ठा कर रहा होता है जो हमारी दिमागी सेहत के लिए नुकसानदायक होता है। गलत जानकारी का एक छोटा सा टुकड़ा लोगों के बीच बात करने के तरीके को खराब कर सकता है। जैसे कि अगर हम किसी को गलत जानकारी देते हैं तो वो लोग उन गलत जानकारी के अनुसार ही काम करते हैं, जो उनके लिए बहुत गलत हो सकता है। कल्पना कीजिए कि हर बार जब दूसरे लोग आपसे बात करते हैं तो वे आपके दिमाग में एक कंप्यूटर वायरस डाल देते हैं, जिससे आप हर बार थोड़ा कम सही तरह से सोचने लगते हैं। फिर कल्पना कीजिए कि अपनी उलझन, कंफ्यूजन को दूर करने या कुछ राहत पाने के लिए आप किसी और से बात करते हैं और इस वायरस को उन लोगों तक फैला देते हैं। अब कल्पना कीजिए कि ये पैटर्न पृथ्वी पर सभी इंसानों के बीच कभी न खत्म होने वाली जंजीर चेन की तरह चल रहा है, और आखिर में वही दुनिया बचेगी जो सिर्फ गलत जानकारी के जरिए से बनी हुई है। यह गलत जानकारी एक तरह का जहरीला वायरस है जिसे टोल्टेक ने मिटोटे कहा है। इस तरह की गलत जानकारी से बचने के लिए खुद से ये 4 समझौते करें। अध्याय 5, पहला समझौता, अपने शब्दों के साथ बेदाग, फ्लॉलेस बने। पहला समझौता सबसे जरूरी है और ये करने के लिए सबसे मुश्किल भी है। ये इतना जरूरी है कि सिर्फ इस पहले समझौते से आप अस्तित्व, एग्जिस्टेंस के उस स्तर लेवल तक पहुंच सकते हैं जिसे लेखक धरती पर स्वर्ग कहते हैं। पहला समझौता है अपने शब्दों के साथ बेदाग बनना। शब्द जितना हम समझते हैं उससे कहीं ज्यादा शक्तिशाली होते हैं। वे स्तर, अवधारणाओं, कॉन्सेप्ट्स, रिश्तों और भरोसे को बनाने के लिए सबसे जरूरी होते हैं। आपको नुकसान पहुंचाने वाले उलझन को पैदा करने से बचने के लिए अपने आप पर या दूसरों पर उस उलझन का इस्तेमाल करते समय बहुत ज्यादा सावधान रहे। सिर्फ वही बातें कहने की आदत डालें जो आप अपने भले के लिए कहते हैं, और अगर जब किसी भी तरह का शक हो, मतलब आपको कोई बात किसी भी तरह से गलत लगे, तो उस बात को किसी से भी न कहें। अगर आप आजाद होना चाहते हैं, खुश रहना चाहते हैं, और अगर आप अस्तित्व के स्तर मतलब नर्क को पार करना चाहते हैं, तो अपने आप से ये पहला समझौता जरूर करें। अपने शब्दों के जरिए से आप अपनी रचनात्मक शक्ति, क्रिएटिव पावर को सबके सामने व्यक्त एक्सप्रेस करते हैं। शब्दों के जरिए ही आप सब कुछ बताते हैं। आप चाहे जो भी भाषा बोलते हो, आपका इरादा शब्द के जरिए से ही जाहिर होता है। आप जो सपने देखते हैं, जो आप महसूस करते हैं और जो आप वास्तविक में हैं, वो सब कुछ आपके शब्दों के जरिए से ही जाहिर होता है। इसलिए ध्यान रखें कि आप बोलते वक्त किस तरह के शब्दों का इस्तेमाल करते हैं। अपने शब्दों के साथ बेदाग होने से आप अपनी ऊर्जा का सही इस्तेमाल कर सकते हैं, मतलब आप अपनी ऊर्जा का इस्तेमाल सच की दिशा में और अपने आप से प्यार करने के लिए कर सकते हैं। अगर आप अपने शब्दों के साथ बेदाग होने का समझौता करते हैं तो बस उस इरादे से आप सच्चाई को हासिल कर सकते हैं। ध्यान रखें, सिर्फ सच ही हमें आजाद कर सकता है। आप अपने शब्दों की गलती को अपने खुद से प्यार करने के स्तर के जरिए से माप मेजर सकते हैं। आप अपने आप से कितना प्यार करते हैं और आप अपने बारे में कैसा महसूस करते हैं, ये सीधे आपके शब्दों की गुणवत्ता, क्वालिटी और एकता, वननेस से जुड़ा होता है। जब आप अपने शब्दों में कोई भी गलती नहीं करते हैं तो आप अच्छा महसूस करते हैं, और इसी तरह आप खुशी और शांति महसूस करने लगते हैं। इसलिए आज ही अपने शब्दों के साथ बेदाग होने का समझौता करें। अध्याय 6, दूसरा समझौता, कुछ व्यक्तिगत पर्सनली ना ले। अगले 3 समझौते वास्तविक में पहले समझौते से सृजन क्रिएट हुए हैं। दूसरे समझौते को करने के लिए खुद से किए गए पहले समझौते को याद रखें और उन्हें अपनी जिंदगी में हमेशा के लिए अपनाएं।
अगर आप पहले 2 समझौते का अभ्यास करते हैं तो आप 75% उन छोटे समझौते को आसानी से कर सकते हैं जो आपको धरती पर मौजूद नरक में फंसाकर रखते हैं। अगर आप इस दूसरे समझौते को एक आदत बना सकते हैं तो आप पाएंगे कि कुछ भी आपको वापस नर्क में नहीं डाल सकता। जब आप व्यक्तिगत रूप से कुछ भी नहीं लेते हैं तो आपके पास बड़ी आजादी होती है। आप इसे व्यक्तिगत रूप से लेते हैं क्योंकि जो कुछ भी आपसे कहा गया था आप उससे सहमत होते हैं। जैसे ही आप उन बातों की मंजूरी देते हैं तो आप नर्क के सपने में फंस जाते हैं। जिस चीज की वजह से आप फंसते हैं उसे लेखक व्यक्तिगत महत्व, पर्सनल इंपॉर्टेंस कहते हैं। व्यक्तिगत महत्व या चीजों को व्यक्तिगत रूप से लेना आपको स्वार्थी, सेल्फिश और लालची बनाता है, क्योंकि हम ये मान्यता बनाते हैं कि सब कुछ हमारे खुद के बारे में है। हमारी पढ़ाई के वक्त के दौरान या जब हमारे पास पालतू जानवर होते हैं उसके दौरान हम सब कुछ व्यक्तिगत रूप से लेना सीखते हैं। हमें लगता है कि हम हर चीज के लिए खुद जिम्मेदार होते हैं। आप जो कुछ भी सोचते हैं, जो कुछ भी आप महसूस करते हैं, ये सिर्फ आपकी समस्या होती है, इससे किसी और का कोई मतलब नहीं होता है। ये वो तरीका है जिससे आप दुनिया को देखते हैं। यहाँ कुछ भी व्यक्तिगत नहीं है क्योंकि आप अपने साथ ठीक से व्यवहार बिहेव कर रहे होते हैं, किसी और के साथ नहीं। दूसरों की मान्यताएं उनके अनुसार होती है, इसलिए वे आपके बारे में जो कुछ भी सोचते हैं वो वास्तव में उनके बारे में ही होता है, क्योंकि हम सभी लोगों को वैसे ही पहचानते हैं जैसी हमारी समझने की ताकत होती है। अगर आप बिना किसी डर के जीते हैं और अगर आप किसी से भी प्यार करते हैं तो इनमें से किसी भी अनुभूति फीलिंग के लिए आपकी जिंदगी में कोई जगह नहीं है। अगर आप इनमें से किसी भी अनुभूति को महसूस नहीं करते हैं तो ये बहुत ज्यादा संभव है कि आप अच्छा महसूस करेंगे। जब आप अच्छा महसूस करते हैं तो आपके आसपास सब कुछ अच्छा होता है। जब आपके आसपास सब कुछ अच्छा होता है तो सब कुछ आपको खुश करता है। आप अपने आसपास की हर चीज से प्यार कर रहे हैं क्योंकि आप खुद से प्यार कर रहे हैं। आप जैसे हैं वैसे ही आपको रहना पसंद है और आप अपने आप से संतुष्ट, सैटिस्फाइड होते हैं क्योंकि आप अपनी जिंदगी से खुश रहने लगते हैं। इसलिए आपको खुशी का समझौता खुद ही करना होगा। आपको व्यक्तिगत रूप से कुछ भी नहीं लेना चाहिए क्योंकि चीजों को व्यक्तिगत रूप से लेने से आप अपने आप से प्यार करना कम कर देते हैं। हम सभी लोग अलग अलग स्तरों पर अलग अलग तरह के दुखों का सामना करते हैं और हम इन दुखों को बनाए रखने के लिए एक दूसरे का सहारा, सपोर्ट लेते हैं। इंसान एक दूसरे को मदद करने के लिए हमेशा तैयार रहते हैं जब वो दर्द में होते हैं। आप दूसरों के कामों के लिए कभी भी जिम्मेदार नहीं होते हैं, आप सिर्फ खुद के लिए जिम्मेदार हैं। जब आप वास्तव में इसे समझते हैं और चीजों को व्यक्तिगत रूप से लेने से मना करने लगते हैं तो आप शायद ही दूसरों की बातों, टिप्पणी, कमेंट्स और कामों से परेशान हो सकते हैं। इसलिए व्यक्तिगत रूप से कुछ भी न लेने का अभ्यास शुरू कर दे। अध्याय 7। तीसरा समझौता, मान्यताएं, असम्पशंस ना बनाएं। तीसरा समझौता मान्यता नहीं बनाने का है। हमें अपने अंदर हर चीज के बारे में मान्यता बनाने की आदत होती है। मान्यता बनाने में समस्या ये होती है कि हम उन मान्यता को सच मानते हैं, यहाँ तक कि हम उनको सच साबित करने के लिए कसम भी खा सकते हैं। हम अक्सर इस बारे में मान्यता बनाते हैं कि दूसरे क्या कर रहे हैं या फिर क्या सोच रहे हैं। हम इसे व्यक्तिगत रूप से लेते हैं, फिर हम उन्हें दोष देने लगते हैं और हम अपने शब्द के साथ भावनात्मक प्रतिक्रिया, इमोशनल रिएक्शन बनाते हैं। इसलिए जब भी हम अंदाजा लगाते हैं तब हम समस्या पूछ रहे होते हैं और अपनी मान्यता से उन्हें गलत समझते हैं। एक मान्यता बनाने की तुलना कंपैरिजन में सवाल पूछें। ये हमेशा बेहतर तरीका होता है क्योंकि मान्यता हमें दुख लेने के लिए तैयार करती हैं। हमें बिना हकीकत जाने सपने देखने की आदत है। हम सचमुच अपनी कल्पनाओं, इमेजिनेशंस में चीजों का सपना देखते हैं क्योंकि हम कुछ नहीं समझते हैं। हम मतलब के बारे में एक मान्यता बनाते हैं और जब सच्चाई सामने आती है तो हमारे सपने टूट जाते हैं और हमें पता चलता है कि ये वो नहीं था जो हमने सोचा था। ये बहुत दिलचस्प बात है कि हमारा मन कैसे काम करता है। सुरक्षित महसूस करने के लिए हमें हर चीज को सही ठहराने, हर चीज को समझने और समझाने की जरूरत होती है। हमारे पास लाखों सवाल होते हैं जिनके जवाब हमें जानने की जरूरत है क्योंकि ऐसी बहुत सी चीजें होती हैं जिन्हें हमारा समझौते करने वाला दिमाग समझा नहीं सकता है। ये जरूरी नहीं है कि जवाब सही ही हो, लेकिन सिर्फ जवाब ही हमें सुरक्षित महसूस कराता है। इसलिए हम अक्सर अंदाजा लगाते हैं। हम ये मान्यता बनाते हैं कि हर कोई हमारी जिंदगी को वैसे ही देखता है जैसे कि हम अपनी जिंदगी को देखते हैं। हम ये मानते हैं कि जैसा हम सोचते हैं दूसरे लोग भी सच में वैसा ही सोचते हैं और जो कुछ भी हम महसूस करते हैं वैसा ही वो भी महसूस करते हैं। जिस तरह से हम जज करते हैं और जिस तरह से हम असद्व्यवहार, मिसबिहेव करते हैं और उसका गलत इस्तेमाल करते हैं, दूसरे भी वैसा ही करते हैं। लेकिन ये सच नहीं है, बल्कि असली प्यार दूसरे लोगों को वैसे ही स्वीकार करना है जैसे वे असलियत में होते हैं। और यही इंसान की सबसे बड़ी मान्यता होती है। जिस दिन आप मान्यता बनाना बंद कर देते हैं उसके बाद आप भावनात्मक प्रतिक्रिया से आजाद होकर साफ और क्लियर तरह से बातचीत करना शुरू कर सकते हैं। मान्यता बनाने से आपके शब्द त्रुटिहीन, इम्पेकेबल हो जाते हैं, इसलिए मान्यता न बनाएं। अध्याय 8। चौथा समझौता, हमेशा अपना श्रेष्ठ, बेस्ट दें। चौथा समझौता वो है जो बाकी 3 समझौते को गहरी आदत बनाने की मंजूरी, परमिशन देता है।
चौथा समझौता पहले 3 के कार्य एक्शन के बारे में है। हमेशा अपना बेहतरीन प्रस्तुत प्रेजेंट करें। पहले 3 समझौते तभी काम करेंगे जब आप अपना बेहतरीन प्रस्तुत करेंगे। ये उम्मीद न करें कि आप अपने शब्द के साथ हमेशा बेदाग रह सकते हैं। आपकी हर रोज की आदतें बहुत मजबूत होती हैं और आपके दिमाग में मजबूती से टिकी हुई हैं, लेकिन आप बेहतर कर सकते हैं। इसलिए यह उम्मीद न करें कि आप व्यक्तिगत पर्सनल रूप से कभी कुछ नहीं लेंगे, सिर्फ अपना सबसे अच्छा दे। यह उम्मीद न करें कि आप कभी भी दूसरी मान्यता नहीं बनाएंगे, लेकिन आप साफ तौर से अपना सबसे श्रेष्ठ बेस्ट प्रस्तुत कर सकते हैं। इसके लिए किसी भी स्थिति में हमेशा अपना सबसे बेहतरीन दें, न बहुत ज्यादा और न ही बहुत कम। अगर आप हमेशा अपना सबसे श्रेष्ठ प्रस्तुत करते हैं तो किसी के पास भी आपको जज करने का कोई तरीका नहीं होता है। और अगर आप खुद को जज नहीं करते हैं तो आप किसी भी तरह से दोषी अनुभूति, दोष और स्वयं दंड सेल्फ पनिशमेंट से बच सकते हैं। जब आप हमेशा अपना श्रेष्ठ करते हैं तो आप सही तरीके से काम करते हैं। अपना श्रेष्ठ करने का मतलब है काम करना, लेकिन सिर्फ इसलिए क्योंकि आप इसे पसंद करते हैं, इसलिए नहीं क्योंकि आप किसी इनाम की उम्मीद कर रहे हैं। अगर आप बिना किसी इनाम की उम्मीद किए सिर्फ पूरा करने के लिए ही काम करते हैं तो आप अपने हर एक काम को करने की खुशी हासिल कर लेते हैं। इसके बाद इनाम तो आपके पास आएगा, लेकिन आप उस इनाम से जुड़े नहीं होंगे। अगर आप वो करते हैं जिसे आप करना पसंद करते हैं और अगर आप हमेशा अपना श्रेष्ठ करते हैं तो आप वास्तव में अपनी जिंदगी का मजा लेना शुरू कर सकते हैं। जब आप अपना श्रेष्ठ करते हैं तो आप खुद को स्वीकार करना सीख जाते हैं। अगर आप अपना श्रेष्ठ बार बार देते हैं तो आप बदलाव करने के मास्टर बन सकते हैं। यह आपको अपनी जिंदगी को सही ढंग से चलाने में मदद करता है, क्योंकि आपने जो कुछ भी सीखा होता है उसे आपने बार बार दोहराकर सीखा होता है। यह आपके लिए एक अच्छी आदत की तरह होगा जिसे आपको महीनों की कड़ी मेहनत से हासिल करना होता है। अध्याय 9, एक नया सपना। जब आप खुद से 4 समझौते कर लेते हैं तो एक नया सपना बनाना शुरू करें और यह आपके लिए संभव होता है। लेखक कहते हैं मोसेस ने इसे प्रॉमिस्ड लैंड कहा है, बुद्ध ने इसे निर्वाणा कहा, जीसस ने इसे स्वर्ग कहा और टोल्टेक ने इसे एक नया सपना कहा है। 4 समझौते को अपनाने के लिए एक बहुत मजबूत इच्छा शक्ति रखें और इन समझौते के साथ अपनी जिंदगी को जीना शुरू करें। ऐसा करके आप धरती के स्वर्ग को हासिल कर सकते हैं। इसके साथ ही इन 4 समझौते की इज्जत करें। इससे आप समाज के सपने से दूर होकर अपना सपना जी सकते हैं, जिससे आपको जो चाहिए वो आसानी से आपके पास आ जाता है, क्योंकि आत्मा आपके जरिए से आजाद होकर चलने लगती है और आखिर में आजादी हासिल कर सकते हैं। इसके साथ ही सबको प्यार की आंखों से देखें। इससे आप अपने आसपास के सच्चे प्यार को महसूस कर सकते हैं और समय के साथ आपका माइटोटे हमेशा के लिए खत्म हो सकता है। यही इंसान सदियों से ढूंढ रहे हैं। असल में खुशी ही खोया हुआ स्वर्ग है और बस यही मानवता का भविष्य है, जो कि आपको इन 4 समझौते को करने से ही हासिल हो सकता है। इसलिए आज ही इन 4 समझौते को अपने आप से करें। निष्कर्ष। तो दोस्तों, इस किताब से हमने उन 4 समझौते के बारे में जाना जो हमारी जिंदगी में बड़ा बदलाव ला सकते हैं और हमें मानवता के सच्चे रास्ते तक पहुंचा सकते हैं। जब आप इन 4 समझौते को अपनी जिंदगी में शामिल कर लेंगे तो आप दुनिया की सभी झूठी बातों से दूर हो जाएंगे और सच्चाई के रास्ते को हासिल कर पाएंगे, जिससे आप खुशियों का नया सपना देख सकते हैं जो असलियत में आपके लिए स्वर्ग होगा। मुझे उम्मीद है आपने किताब को अच्छे से समझ लिया होगा और एक खुशहाल जीवन को पाने के लिए आप इन 4 समझौते को अपनी जिंदगी में लागू करेंगे।